विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संख्या 5 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता उत्साह पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम सबसे पहले कवि का परिचय, इसके बाद कविता का मूल भाव, इसके बाद कविता की व्याख्या और अंत में कविता के शिल्प सौंदर्य को जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से यानी खुद से पढ़कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। उनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। अपनी पुत्री के निधन के बाद उन्होंने सरोज स्मृति कविता लिखी थी। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अद्वितीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भी। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव के लिए आह्वान करते हुए निराला बादल को नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ हम कविता में देखेंगे कि बादल अपने 2 अर्थों में है। एक अर्थ में सामान्य रूप से वो धरती के लोगों को वर्षा के जल के माध्यम से सिंचित करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल एक कवि के रूप में, एक कविता के रूप में लोगों में क्रांति की नई चेतना लाने वाला है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कुछ कठिन शब्द भी आए हैं, जैसे घोर यानी भयंकर, गगन यानी आकाश, धाराधर बादल को कहते हैं, ललित सुंदर, विद्युत छवि बिजली की सी शोभा, उर यानी हृदय, वज्र यानी कठोर, नूतन अर्थात नई। कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। वह उसके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को, गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो। तुम्हारे केश कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं, ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। कवि बादल को कवि की संज्ञा देता है।
विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। तो यहाँ पर बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहता है, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भर दो। हे बादल, तुम गरजो, गड़गड़ाओ। इस तरह यहाँ इस कविता में देखेंगे, कविता के इस अंश में देखेंगे कि एक तरफ बादल को सामान्य रूप में प्रयोग किया गया है, जहाँ पर वह गरजता है, आसमान को चारों ओर से घेर लेता है, वह बिल्कुल काला और विस्तारित होता है और बादल के अंदर ही वज्र छुपा होता है जो बिजली के रूप में बीच बीच में चमकता है। इसी के साथ साथ यहाँ पर वो दूसरे अर्थ में भी उसको लेते हैं और बादल को एक कवि के रूप में यहाँ पर संबोधित कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अपने उस कवि से कहते हैं कि अपने हृदय में वज्र धारण करो, यानी कि कठोरता धारण करो और इस संसार को एक नया जीवन दो। वो भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुषमय स्वर भरने के लिए कवि का आह्वान भी इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से करते हैं। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। यहाँ भी कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे विकल यानी बेचैन, उन्मन यानी अनमना, निदाघ यानी तपती गर्मी, सकल यानी सारे, जन यानी मनुष्य, अज्ञात अर्थात अनजान, अनंत आकाश को कहते हैं, घन बादल को कहते हैं, तप्त यानी कि तपी हुई और धरा पृथ्वी को कहते हैं। कवि कहते हैं कि चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, चारों तरफ व्याकुलता थी और लोग बिल्कुल अनमने से हो गए थे। हर मनुष्य परेशान था, लोगों का मन बिल्कुल उचटा हुआ था, अनमना सा था, यानी कि कहीं भी उनका मन नहीं लगता था। विश्व के निदाघ के सकल जन, विश्व के सभी लोग निदाघ यानी कि तपती हुई गर्मी के कारण दुखी थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, लेकिन जाने आकाश की किस अनजान दिशा से ये बादल चले आए। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब यहाँ पर कवि फिर से बादलों का आह्वान करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, संबोधित करते हैं और कहते हैं, बादलों तुम खूब बरसो और गर्मी से झुलसे हुए लोगों को शीतल कर दो, उन्हें ठंडक पहुँचाओ, खूब गरजो। तो यहाँ पर बादल के सामान्य रूप की चर्चा की गई है, जहाँ पर वह जब बरसता है तो गर्मी से लोगों को राहत मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे कि सांकेतिक भाषा क्या है, बिंब किस रूप में आया है। तो यहाँ संसार में चारों ओर हिंसा थी, कष्ट थे, दुख थे, लोग परेशान थे, अनमने थे। तो यहाँ पर जो निदाघ है, जो तपती हुई गर्मी है, वो किसका प्रतीक है? तो संसार के हिंसा और दुखों का प्रतीक है। तब न जाने कौन छाया सा बनकर आया और दुख से पीड़ित धरती के लिए कल्याण और मंगल की वर्षा करके चला गया। तो कवि बादलों से प्रार्थना करते हैं, यानी कि कवि किससे प्रार्थना करते हैं? बादलों का एक सामान्य अर्थ तो हम देख ही चुके हैं और यहाँ पर क्या है? विशेषार्थ है। विशेषार्थ क्या है? बादल को किस रूप में उन्होंने देखा था? कवि के रूप में। तो यहाँ पर कवियों से यह प्रार्थना करते हैं कि वे खूब गरजें, बरसें, क्रांति का स्वर लाएं और दुख से पीड़ित जनता को सुख प्रदान करें। भाषा सौंदर्य की बात करें तो पहला बिंदु है कि यह एक आह्वान गीत है। आह्वान यानी कि किसी को पुकारने के लिए गाया जाने वाला गीत। यह संबोधन शैली में रचित है। नाद सौंदर्य, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता में किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। जैसे घेर घेर घोर गगन धाराधार हो, यहाँ पर नाद सौंदर्य है। बिंब का प्रयोग, कविता
आरंभ से ही एक बिंब को लेकर चलती है। बादल कवि का निदाघ सांसारिक कष्ट का और तप्त धरा दुखों से पीड़ित धरती के बिंब के रूप में हमारे सामने आती है। अलंकार का प्रयोग स्वाभाविक रूप से हुआ है, जिसमें पहला है अनुप्रास, घेर घेर घोर और काले घुंघराले। इसके बाद उपमा, बाल कल्पना कैसे काले। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, घेर घेर ललित ललित विकल विकल। विद्युत छवि, इसमें रूपक अलंकार है। इसके बाद है मानवीकरण अलंकार। तो बाकी जितने भी अलंकार हैं इसके बारे में चर्चा हम पिछली कविताओं में कर चुके हैं, तो यहाँ पर उसे दोहरा नहीं रहे हैं। मानवीकरण अलंकार यह यहाँ पे नया प्रयुक्त हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत आसान सा है कि प्रकृति पर यदि मानव की चेष्टाओं का आरोप किया जाता है, क्या हम प्रकृति की किसी चीज़ को बुला सकते हैं? पेड़ पौधों को अपने पास बुला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ पर हम बादल को संबोधित कर रहे हैं, उसे बुला रहे हैं, उसे बरसने को कह रहे हैं, उसे गरजने को कह रहे हैं। तो ये सारा क्या है? मानव की चेष्टाएं हैं। हम किसी मानव को पास बुला सकते हैं, हम उसे गरजने बरसने के लिए कह सकते हैं, हम उसे अपने अंदर वज्र छिपाकर नूतन कविता रचने के लिए कह सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर प्रकृति पर मानव की चेष्टा का आरोप है, इसीलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार हुआ है। अब यहाँ पर बादल का मानवीकरण किया गया है। यह कविता छंद मुक्त है, इसमें कोई छंद नहीं है, यह छंद से मुक्त है। छंद मुक्त कविताओं की प्रधान विशेषता यह होती है कि उसमें भाव प्रधान होते हैं, शिल्प प्रधान नहीं होता है। कवि अपनी बातों को बिना छंद में बांधे छंद मुक्त होकर भी बताते हैं, लेकिन उसमें लय का लोप अक्सर नहीं रहता है। छंद मुक्त भले ही हो कविता, लेकिन उसमें एक लय ज़रूर रहती है और उसमें भाव प्रधान होता है। आशा है अब आप इस पाठ को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आप पूरी कविता को एक साथ सुनना चाहते हैं, वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो बाईं ओर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप इसके आने वाले वीडियो यानी कि इसके प्रश्नोत्तर से संबंधित वीडियो देखना चाहते हैं, तो ऊपर दिए हुए चैनल के लोगों को क्लिक कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि सूचना आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।